हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे क्लास में। तो आज हम जीत राणा सर की पॉलिटी की क्लास, जो पॉलिटी यूपीएसआई की उन्होंने मैराथन कराई थी, टॉप 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। तो ये पार्ट 1 था, तो इसका रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया? तो वो सभी को पता है, जवाहरलाल नेहरू ने पास किया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो ये होता था भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य होता है? नहीं, संविधान सभा में बहुत सी चीजें होती हैं। प्रारूप तैयार करना, और उसके बाद ड्राफ्टिंग को तो मसौदा ही कहते हैं। उसके बाद कौन सा आर्टिकल कहाँ क्या होगा, कौन लिखेगा, क्या करेगा, सोचने विचारने का आर्टिकल्स, तो ये सब अलग अलग चीजें हैं। तो पहला तो गलत हो जाएगा। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है, संविधान सभा भंग कर दी जाती है, बिल्कुल, क्योंकि संविधान बनाने के लिए ही संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह कौन सा नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा में अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक? फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। तो कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? जीवी मावलंकर कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। आगे बढ़ते हैं। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान में प्रत्येक पृष्ठ को कलाकारों द्वारा निखारा गया था। किस कहाँ के कलाकार? शांति निकेतन के नंदलाल घोष थे, और कौन था? राम मनोहर सिन्हा। दो लोग थे जिन्होंने क्या किया था? सभी पृष्ठों पर, प्रत्येक पृष्ठों पर कलाकारी की थी, उसे सजाया था। तो कहाँ के थे ये? शांति निकेतन के थे। टोटल कितने लोग थे? 23 लोग थे। आगे बढ़ते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यवाहन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत। तो ये है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब सहकारी संघवाद। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो किसने दिया था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसकी परिभाषा दी थी? सहकारी संघवाद की परिभाषा दी थी। सहकारी संघवाद की परिभाषा दी थी। क्या कहा था? यह अर्थ है ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार का जन्म देती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो राज्य की सरकारें हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। आगे पढ़ते क्वेश्चन। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके बाद 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? गणतंत्र। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? देखिए, सबसे सर्वोच्च कौन है? संविधान है। उसके बाद कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। फिर कौन है? संसद है। फिर कौन है? प्रधानमंत्री है। तो जो सबसे सुप्रीम है वो कौन है? संविधान है भारत का। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? प्रधानमंत्री को जवाहरलाल नेहरू ने कुछ ना, ये संविधान सभा कैसे चुन सकती है? इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया, बिल्कुल। कब किया? 22 जुलाई 1947 को किया। इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को अनुमोदित किया, तो यहाँ पर मई 1949 में इसका अनुमोदन हुआ। क्वेश्चन क्या था? द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है। इसने राष्ट्रमंडल में भारत सदस्य का अनुमोदन किया। इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? यहाँ पर पहला पहला हो जाएगा। ठीक है। When the constitution was adopted, how many articles were there in it? When the constitution was adopted and when the constitution was adopted and how many articles were there in it? जब संविधान सभा की पहली बार अपनाया गया था, तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तिथि को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर।
24 जनवरी 1950 को किया था। अगला क्वेश्चन, एक प्रख्यात न्यायविद और संविधानिक विशेषज्ञ A.N. पालकीवाला ने संविधान का पहचान पत्र कहा था। किसको कहा था? प्रियम्बल को कहा था। K.M. मुंशी ने क्या कहा था? कुंडली कहा था। फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल में है और किस पार्ट में? पार्ट 3 में है। ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का किस में है? पार्ट 4 में है। सिटीजनशिप किस में है? पार्ट 2 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। K.M. मुंशी द्वारा निम्नलिखित में से किसे हमारे संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में परिभाषित किया था? तो अभी ऊपर हमने बात की, प्रियम्बल को कहा था। किसे कहा था? प्रियम्बल को कहा था। संविधान सभा के कामकाज की समीक्षा के लिए सरकार के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 2000 में की गई। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए सरकार के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2000। समिति कौन सी थी? वेंकटचलैया समिति थी। ठीक है। और जब गठन इसका किया गया था 2022 फरवरी को, रिपोर्ट इसने दिया था 2002 को। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समानता शब्द किससे संदर्भित करता है? समानता शब्द सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव। अगर देखिए एब्सेंस, सामाजिक विशेषाधिकार का होना और सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव। भारतीय संविधान में समानता शब्द किससे संदर्भित करता है? देखिए समानता क्या होती है? जब सामाजिक विशेषाधिकार का होना, मतलब समाज में एक विशेष सामाजिक विशेषाधिकार अभाव। ये नहीं, आंसर यही होगा। सर मुझे लगता है कंफ्यूज हो गए थे तो वही बता रहे थे। बाकी क्योंकि अगर सामाजिक विशेषाधिकार नहीं होगा तो वो समानता नहीं होगी। और भारतीय संविधान में समानता शब्द संदर्भित करता है क्या? कि एब्सेंस भारत सामाजिक समूह के है, मतलब सामाजिक विशेषाधिकार है इस देश में। आगे देखो, प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र का अधीन है और ना ही उपनिवेश है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है? तो क्या होगा यहाँ पर? सोवरिन। क्या होगा? संप्रभु, सोवरिन होगा। ठीक है। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन पढ़ते, प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और न ही उपनिवेश है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है? तो यहाँ पर सोवरिन होगा इसका मतलब। और ये कहाँ से इसकी धारणा, रिपब्लिक की धारणा कहाँ से ली गई थी? फ्रांस से ली गई थी। किस अंग्रेज राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी, की नोट कहा था? तो अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। किसे कहा था? विच इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट कॉल्ड द प्रियम्बल द की नोट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो किसने कहा था? अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। उद्देशिका को डैश के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था? केशवानंद में माना गया था। और किस में नहीं माना गया था? नहीं माना गया था, नहीं माना गया था। ये बेरूबारी में, किस में नहीं माना गया था? बेरूबारी में नहीं माना था। अतः इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन केशवानंद में क्या बोला गया था? कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संशोधन कर सकते हैं, मगर बिना मूल ढांचा को बदले। ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान के बारे में सही है? यह दुनिया में किसी भी संप्रभुत्व देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। बिल्कुल सही बात है। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है? बिल्कुल नहीं। संसद का संविधान खुद ही निरस्त कर सकता है। यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। बिल्कुल गलत। संविधान ही सर्वोच्च है तो सिर्फ पहला हो जाएगा। निम्न में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? उद्देशिका को। किसे? नीति निर्देशक तत्व को भीमराव अंबेडकर ने इसे नवाजा है। और भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को क्या कहा था? आत्मा कहा था, संविधान की
आत्मा कहा था। फंडामेंटल राइट किस पार्ट में है? पार्ट 3 में है। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो रशियन रेवोल्यूशन से। कहाँ से लिया गया है? न्याय। देखिए 3 तरह के न्याय लिए गए थे। कौन कौन से हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 न्याय लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? रशियन रेवोल्यूशन से लिए गए। फ्रांस से क्या लिया गया था? गणतंत्र बंधुता लिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी कि किसी व्यक्ति के आधारों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए? न्याय और अन्याय, जिसे संविधान मसौदा समिति द्वारा स्वीकार किया गया था। तो ये किसने कहा था? BN राव, जो कि क्या थे? सलाहकार भी थे। वास्तविक विचार अरिस्टोटल का है। ये किसका है? अरिस्टोटल का है। BN राव ने संविधान सभा में यह बात कही थी। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी किसी व्यक्ति के अधिकारों को 2 श्रेणियों में, न्याय और अन्याय में बांटा जाना चाहिए? तो किसने कहा था? BN राव ने कहा था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता कौन सी है? एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, आर्टिकल 141 में है। किसमें है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी, आर्टिकल 141 में है। ठीक है। क्वासी फेडरल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? देखिए रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, सोवरिन है, लेकिन यहाँ पर कम्युनिस्ट शब्द कहीं भी हमारे संविधान में नहीं। हमारी प्रस्तावना में क्या क्या है? देखिए SSSDR, डी से रिपब्लिक, और R से रिपब्लिक, D से डेमोक्रेटिक, S से सोवरिन, एक S से सोशलिस्ट, एक S से सेकुलर। तो ये सभी हमारी प्रस्तावना में मौजूद है। ठीक है। और समता 2 प्रकार की है। ठीक है। न्याय 3 प्रकार के हैं, जो रशियन रेवोल्यूशन से लिए गए थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो भारतीय संविधान में देखिए इक्वेलिटी है, समता, यूनियन है, सेकुलर है, लेकिन फेडरेशन, देखिए फेडरलिज्म की जो भावना है, फेडरलिज्म की भावना जो है वो भारतीय संविधान में निहित है, लेकिन फेडरलिज्म कहीं पर भी भारतीय संविधान में लिखा नहीं है। मतलब कि इसका कहीं पर उल्लेख संविधान में है नहीं। बस ये है कि फेडरल है हमारा देश, क्वासी फेडरल कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मूल शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया गया कि भारत में एक राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख होगा? गणराज्य, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, और गणतंत्र वही देश होता है जिसमें क्या होता है? एक निर्वाचित प्रमुख होता है। जैसे राष्ट्रपति है कौन? हमारे देश में राष्ट्रपति को डायरेक्ट जनता तो नहीं चुनती, पर वो चुनते हैं जिन्हें जनता चुनती है, इसे लोकसभा के सदस्यों को। ठीक है। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947। ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन क्या किया गया था? एक्सेप्ट कर लिया गया था। और 13 दिसंबर को क्या किया गया था? लाया गया था। पहली बैठक कौन थी? 9 दिसंबर 1946। ये पहली बैठक थी। पहली बैठक थी। दूसरी फिर 11, फिर 13। और पहली बैठक के जो अस्थायी सदस्य थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और ये धारणा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। और ये धारणा कहाँ से ली गई थी? फ्रांस से।
इस संविधान सभा का अध्यक्ष से भी बनाया जाएगा जो कि सबसे बुजुर्ग। दूसरे में मतलब कि 11 तारीख को कौन बन गया था? राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श कहाँ से लिया गया था? रशियन रेवोल्यूशन से। हमने बात की पहले से, और इसे यूएसएसआर कहते हैं, जिसमें पहले 15 देश शामिल थे, जो अब 15 देशों में बढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार से प्राप्त करता है। किससे? भारत की जनता से प्राप्त करता है। जनता को भारत में, जनता को सुप्रीम माना गया है, सबसे पावरफुल माना गया है। सिर्फ माना गया है नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे के, तो ये क्या है? बंधुता है। बंधुता, बंधु मतलब क्या होता है? मित्र, भाई, तो इसी से क्या लिया गया है? सामान्य भाईचारे। ठीक है, अब ये जस्टिस, न्याय कहाँ से लिया गया? अभी हमने पढ़ा रशियन रेवोल्यूशन से। ये शब्द समाजवादी जोड़ा गया था। समाजवादी किससे? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संविधान संशोधन से? देखिए ये क्वेश्चन आ गया, 42वां संविधान संशोधन से। इसके साथ और क्या क्या? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी जोड़ा गया था कि नहीं? 3 शब्द सिर्फ जोड़े गए थे। बताइए कौन कौन? निम्नलिखित में से विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो वो है भारत का है। किसका है? भारत का है। जापान से हमने क्या लिया था? विधि के समक्ष समानता, नहीं, विधि के समक्ष शासन लिया गया था। कहाँ से? जापान से। कनाडा से हमने क्या लिया था? मजबूत संघ। कहाँ से लिया है? कनाडा से। फ्रेंच से क्या लिया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या लिया गया था? बताइए। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत है। अभी ये सहाय, हालांकि ये सब क्वेश्चन अब शायद न पूछे जाएं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ के अटूट स्वरूप को दर्शाते हुए भारत को राज्यों का संघ बताता है? आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है, अर्थात विनाशी राज्यों का। ये महत्वपूर्ण है, इस पर क्वेश्चन बन जाता है। विनाशी राज्य का अविनाशी संघ। इसका अर्थ है, क्या अर्थ है? कि जो राज्य है उन्हें हम तोड़ फोड़ के, मतलब कि छोटा बड़ा करके बना सकते हैं, पर जो संघ होगा वो अविनाशी, उसे हम नहीं तोड़ सकते। संघ हमेशा मजबूत रहेगा। अब बात कर लेते हैं। देखिए आर्टिकल 10 में क्या है? आर्टिकल 10 में है कि जिनको भारत की नागरिकता स्वतंत्रता से मिली है, वो भारत के नागरिक बने रहेंगे। हालांकि वो अगर कोई गलत काम नहीं करते हैं तो वो हमेशा नागरिक बने रहेंगे। आर्टिकल 5 क्या कहता है? बताइए। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 है नागरिकता से संबंधित। पार्ट 2 में है नागरिकता, और आर्टिकल 5 से 11 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने, और यहाँ पर एक और आर्टिकल बच गया, आर्टिकल 8। देखिए 10 में तो है, क्या है? नागरिकता रहेगी। जो 8 में उससे पहले है कि जो नागरिकता किनकी नष्ट हो जाएगी, उससे पहले एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल में है, शायद मुझे रिकॉल तो नहीं हो रहा, पर हाँ, जो लोग विदेश में रहते हैं उनको नागरिकता, मतलब जिनके पूर्वज यहाँ पर रहे हैं और वो इस समय विदेश में रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता कैसे दी जाए?
निम्नलिखित में से किसने विधि शासन कानून का शासन की अवधारणा को प्रतिपादित किया? तो AB डायसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायसी, इन्होंने क्या किया था? कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ को लाया था। 1885 लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 में क्या है बताइए? आर्टिकल 14 में देखिए दो चीजें हैं, कौन है? विधियों का समान संरक्षण और विधिक के समक्ष शासन या समता। तो यहाँ पर ये ब्रिटेन से लिया गया था, ठीक है। और संरक्षण USA से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? USA से लिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था? तो अभी मैंने बताया मजबूत संघ कनाडा से लिया गया था। आर्टिकल 248। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का गठन? आर्टिकल 2। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आर्टिकल 2 क्या है? आर्टिकल 2 कहता है कि भारत में ही राज्यों को छोटा, मतलब मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, ये लिखा नहीं है उसमें, छोटा बड़ा या आधा, मतलब कि किसी राज्य को तोड़ मरोड़ के छोटा बड़ा करके नया राज्य बनाया जा सकता है, उनका बाउंड्री चेंज की जा सकती है। और 3 में क्या है? 3 में ये दिया गया है कि हम बाहर से किसी अन्य देश या अन्य किसी भूखंड को भारत में मिला सकते हैं, राज्य बना सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बना सकते हैं। और इसका राइट किसके पास है? संसद के पास है। और याद रखिएगा कि जो इन कानून, मतलब ये जो आर्टिकल 2 और 3, इनमें जो भी एक्ट बने गए, जिनमें जो भी संशोधन हो गए, ये अगर राज्य बनेंगे तो ये जो आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत जो संशोधन होता है उनमें काउंट नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते। भारत का गणतंत्र, इसका अर्थ है क्या? भारत में हेरिडिटरी नहीं है, वंशानुगत शासन नहीं है, मतलब राजा नहीं होते भारत में। जो शासन करते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2 है। लंबाई, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर लंबाई और चौड़ाई दे तो 3:2, और चौड़ाई और लंबाई दे तो 2:3, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई क्या है? 3:2। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 42वें। देखिए 42वां क्वेश्चन और क्वेश्चन भी उसी के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? बताइए कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? तो ये है कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। देखिए 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बहुत सी चीजें, इसमें बहुत सी चीजें जोड़ी गई थी। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसमें बहुत सी चीजें जोड़ी गई थी। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? देखिए जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, इनमें से सभी से प्राप्त की जा सकती हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के आर्टिकल 5 से है? नागरिकता कहाँ पर है? पार्ट 2 में है, कई बार बता चुके हैं। 5 से 11 तक। एक बार सभी आर्टिकल को देख लेते हैं। 5, 6, 7,
5 6 पता नहीं ये क्यों आ जाता है। 6 7 8 9 10 11। 11 में क्या है कि संसद कानून बनाएगी इस पर, ठीक है। और 10 में क्या है, जो शुरू से नागरिक हैं वो बने रहेंगे नागरिक। 9 में क्या है, जो किसी और देश की नागरिकता ले लेंगे उनकी भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी। 8वां में क्या है, 8वां में है कि जो लोग विदेश में रहते हैं उनको भारत की नागरिकता, जिनके वंशानुगत कोई भी भारत का रहा हो। 7वें में क्या है, जो लोग पहले पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से भारत आए उनको नागरिकता, ठीक है। 6वें में क्या है, जो लोग पाकिस्तान से आए उनको नागरिकता। 5वें में क्या है, नागरिकता, ठीक है। भारत में क्या है, भारत में एकल नागरिकता है। कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन से लिया गया था। यूएसए में कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय नागरिकता रद्द कर सकता है। नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीन दर्शाई हो, निष्ठाहीनता सही बात है। संविधान के प्रति निष्ठाहीनता, नागरिक ने युद्ध के समय, हाँ ये भी होगा, तो दोनों पहले और दूसरे दोनों होंगे। देखिए कई तरह से रद्द होता है। देखिए मतलब दिए तो गए हैं कि 3 उपबंध से 3 तरीके से, लेकिन जो उसमें मतलब अगर हम देखेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे, अगर आप किसी आतंकवादी कृत्य में शामिल होते हैं, ठीक है, देश की अखंडता संप्रभुता पर कुछ गलत करते हैं, सेना की जानकारी शेयर करते हैं कोई, ठीक है, और देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनमें की नागरिकता आपकी रद्द हो सकती है। 46वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा है। भाग 3, क्योंकि इसमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि ये यूएसए के बिल ऑफ राइट से ली गई है, बिल ऑफ राइट्स से ली गई हैं, और यहाँ इसीलिए इसको मैग्ना मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए यहाँ पर पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, कितने थे, 7 थे, फिर कितने हो गए, 6 फंडामेंटल राइट्स हो गए, 6 फंडामेंटल राइट्स हो गए। और एक कौन सा निकाला गया, तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, इसको लीगल राइट बना दिया। क्या बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। अब ये किस में है, 300A में 12 भाग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकृति में न्याय है। न्याय क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमें न्याय ही देता है, नीति तक। ये देखिए, ये जस्टिस, यहाँ पर जस्टिफिएबल होना चाहिए, जस्टिफिएबल इन नेचर। तो यहाँ पर देखिए नीचे से ये, इसको हम लेकर कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये एक तरह का हमारा कर्तव्य होता है एक नागरिक होने के लिए। वैसे ही कर्तव्य ड्यूटीज होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि किस में है, 4A में है, पार्ट 4A में है, ठीक है। उद्देशिका पे बात कर लेते हैं। ये किससे शुरू होती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, और क्या कहते हैं, इस प्रस्तावना को आत्मार्पित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, ये उसके लास्ट वर्ड है, ठीक है। इसमें न्याय कितने प्रकार के हैं, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, न्याय 3 प्रकार के हैं, समता 2 प्रकार की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार बताए थे, 6, अब कितने, 7, अब कितने हैं, 6 हैं। कौन सा निकाला गया, प्रॉपर्टी का हटा दिया गया,
इसमें है 300A पार्ट 12 में। आगे बढ़ते हैं। नागरिकों को मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों से कौन सा वक्तव्य सही है? कोई न्याय विशेष अपने मौलिक अधिकार का त्याग कर सकता है? नहीं, त्याग के मौलिक अधिकार का त्याग नहीं कर सकते। जो कानून तथा कार्यवाही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वो अमान्य होंगी। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि जो कानून से न्याय संगत होगी, जो भी कार्यवाही कानून के खिलाफ होंगी उन्हें शून्य मान लिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? शून्य मान लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ दूसरा होगा। मूल अधिकारों में सर्वप्रथम विकास विश्व में कहाँ हुआ था? तो वहाँ पर कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। रसिया में, रसिया से हमने 3 तरह के क्या लिए? न्याय लिए हैं। फ्रांस से हमने क्या लिया है बताइए? अमेरिका से हमने बहुत सी चीजें ली हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सभी कानून जो मौलिक अधिकार के असंगत हों करण वो शून्य होंगे? आर्टिकल 13। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 अस्पृश्यता का बताता है। आर्टिकल 32 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है। हाई कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो है वो 226 के तहत जारी करता है। ठीक है, और इसको भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था? संविधान की आत्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समता की अवधारणा कहाँ से ली गई? कानून के समक्ष समानता देखी थी, ये ब्रिटेन से ली गई है। अगर यहाँ पर समक्ष संरक्षण होता तो ये कहाँ से? यूएसए से लिया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में? आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार। 32 मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 18 क्या है? टाइटल, जो आगे लगा लेते हैं किसी जाति पे, राजा या कुछ भी, एक्सेप्ट सेना और शिक्षा को छोड़कर। अब जैसे किसी ने पीएचडी कर रखी है तो उसके आगे डॉक्टर लगेगा तो वो कोई टाइटल नहीं है, वो उन्हें शिक्षा के रूप में मिला। सेना में जैसे जनरल, ब्रिगेडियर ये सब लगा लेते हैं तो वो हमें मान्य होता है। आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी नागरिक या विदेशी किसी भी प्रकार की उपाधि, किसी सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर सम्मानित करने का योग है? आर्टिकल 18। 14 पता है ये 19। इसमें क्या है? इसमें क्या है? स्वतंत्रता है एक तरह से। इसके कई सब पार्ट हैं। 1 2 3 4 5 6 जल्दी बता दे तो मैं। देखिए इसमें वाक का है, मतलब बोलने की स्वतंत्रता। इसमें क्या है? इसमें बैठ के मतलब एक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। इसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसमें घूमने की स्वतंत्रता। इसमें बसने की स्वतंत्रता, और इसमें रोजगार करने की स्वतंत्रता। तो 6 सब पार्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 21 में क्या है? राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। और 21A में क्या है? राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा। संविधान के अनुच्छेद 17 के किस संविधान संशोधन? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पष्टता मैंने पहले ही बता दिया है। संविधान के अंतर्गत प्रदान किए गए असमानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेदों में से निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शामिल नहीं है? आर्टिकल 20। असमानता देखिए इसमें टाइटल के लिए है, इसमें क्या है? नौकरी के लिए है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई। 6 से 14 वर्ष की। 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो भारतीय संविधान निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? आर्टिकल 19। देखिए
आपातकाल 352 में है, 356 और 360। ये भाग किस में दिया है? 18 में, ठीक है। और देखिए 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात है। इसमें क्या है? राष्ट्रपति शासन है। 56 में राष्ट्रपति शासन है। और 36 में क्या है? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। भारत में वित्तीय आपातकाल अभी एक भी बार नहीं लगा है, ठीक। और ये 359 के डैश नॉन रिवोकेबल होते हैं, 20, 21 और 17। देखिए ये जो 19 है ये सस्पेंड किस तहत होता है? तो ये सस्पेंड मतलब कि जब हमारा आपातकाल लगता है तो उस समय जो हमारे 19 और 20 ये सब 21 ये सब सस्पेंड हो जाते हैं। तो ये क्यों सस्पेंड होते हैं? इसकी धारणा कहाँ से ली गई है? तो ये जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वही स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 21। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आर्टिकल 14 बच्चों किस कारखाने का दान? अच्छा, कारखाने का दान, तो आर्टिकल 24 होगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? राइट टू प्रॉपर्टी पहले था 7वां, अब इसको हटा दिया गया तो 6 बचे। बाकी राइट टू फ्री एक्सप्रेशन है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अभी ऊपर हमने बात की निःशुल्क और अनाथ शिक्षा, आर्टिकल 2009। वह योजना किसके तहत एक निवारक निरोध कानून अधिनियमित किया जा सकता है? भारतीय संविधान के तहत निर्धारित की गई है। वह योजना स्कीम अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ आर्टिकल 22 में इसकी बात की गई। किसमें बात की गई है? आर्टिकल 22 में। केरल के उच्च न्यायालय के मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के निजता का अधिकार शिक्षा के अधिकार के हिस्से में इंटरनेट का उपयोग के अधिकार के रूप में समानता दी है। तो फाहिमा सीरीन बनाम केरल राज्य। एक और केरल से ही है, मैनुअल, केरल वर्सेस इमैनुअल। तो ये कौन सा केस था? इसमें 21 के तहत चुप रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, इमैनुअल है, चुप रहने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। और आगे देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संपदा के अधिग्रहण के बारे में बताता है? आर्टिकल 31 से। कौन सा बताता है? संपदा मतलब एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 से बात करता है। Which of the following article of the Constitution of India can be used for fire PIL related to environmental issue? 48 से। 48 में हमारा क्या है? पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। 51 क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति, 51 का ए, ठीक है। और अनुच्छेद 21 तो आपने पढ़ा है, राइट टू लाइफ। 14 में क्या है? अभी आपने पढ़ा 14 में विधियों का समान संरक्षण और विधियों का समान भारत में दायर की गई सबसे अधिक जनहित याचिकाएं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल 21 से सबसे ज़्यादा 70% 80% आपको याचिका आर्टिकल 21 की मिलेंगी। अच्छा, अब PIL पे थोड़ा बात कर लेते हैं। PIL के जनक भारत में किन्हें कहा जाता है? तो ये है PN भगवती, और कौन है? एक है आयंगर, ठीक है। और जननी किसे कहा जाता है? जननी कहा जाता है हिंगू रानी को, जिन्होंने 100 से ज़्यादा 100+ PIL दायर की थी, ठीक है। अच्छा ये बताइए PIL कौन दायर कर सकता है? कोई भी PIL कोई भी दायर कर सकता है। कितने रुपए लगते हैं? 50 रुपए। अगर कोर्ट चाहे तो इसको भी माफ़ कर सकता है। ये जो 50 रुपए पड़ते PIL पत्र में भी लिख के दिया जा सकता है, पत्र में भी दिया जा सकता है। ये निजी हित के लिए नहीं होता,
ये समाज के लिए होता है, कोई भी सामाजिक जहाँ पर कोई ऐसी गतिविधि हो रही है जो हमारे समाज को प्रभावित करे, चाहे वो गंदगी हो, पॉल्यूशन हो, कोई चीज़ या कोई और अतिरिक्त चीज़ें हो, कोई धर्म से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के कौन से घटक मानवाधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं, जैसे मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है? तो फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रियम्बल। तो यहाँ पर 1 2 3 तीनों होंगे। भारतीय संविधान के संपूर्ण भारत में किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार, मैंने भी बताया था आपको आर्टिकल 19 में। देखिए बसने का अधिकार ये का इसमें कितने 5वें में थी, मतलब कि ई में। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य कानून द्वारा इस प्रकार से तय करे कि आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा 6 से 14 वर्ष की, 6 से 14, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। किससे? धर्म की स्वतंत्रता से। किससे? धर्म की निजता 21 से है। ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता ये कहाँ से ली गई थी? रसिया से। न्याय स्वतंत्रता नहीं, न्याय। ठीक है। 25 किस में है? आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता संबंधी है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके की रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। देश के बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार भारतीय संविधान के निजता का अधिकार। इससे जो केस रिलेटेड है वो कौन सा है? ये है अरे यार, मेनका गांधी बनाम, मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, मेनका गांधी ने बाहर जाने के लिए कहा तो उनका पासपोर्ट ही रद्द कर दिया गया, तो उन्होंने पीआईएल दायर की, तो आर्टिकल 21 के तहत उन्हें यह अधिकार मिला। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत पीआईएल कह रहे हैं, मतलब केस दायर किए। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल स्वैच्छिक कार्यकारी के विरुद्ध उपलब्ध है, न कि स्वैच्छिक वैधानिक कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध। यह एक गोपालन मामला वर्सेस मद्रास। केशवानंद भारती में पहले हम बात कर सकते, प्रस्तावना से रिलेटेड है। ठीक, मेनका गांधी अभी हमने ऊपर बात की, ये किससे है? देश से बाहर जाने से लेकर, देश से बाहर। अगला प्रति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बलात्श्रम दासता के प्रतिषेध विकल्पित है। आर्टिकल 23 में 23 और 24 ये किससे करते हैं कि वो बलात्श्रम हो गया और जो फैक्ट्रियों में काम होता है उसको, ये सब। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था नैतिकता, स्वास्थ्य एवं भारतीय संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों के अधीन है? तो ये कौन सा है? अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानना, आचरण करना और प्रचार करना। तो ये कौन सा है? ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, भाग 3 में। मानव तस्करी का जबरन श्रम निषेध, कुछ मामलों में गिरफ्तारी निरोध है, तो ये भी। धार्मिक मामलों की प्रबंध स्वतंत्रता है, तो ये भी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? विच आर द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड अदर प्रोविजन ऑफ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य एवं भारतीय संविधान के भाग 13 के अन्य प्रावधानों के अधीन है? यार इसमें तो सब है, लेकिन यहाँ पर होगा बी ही, क्योंकि ये डायरेक्ट दिया गया है आर्टिकल 25 के तहत। भारत के संविधान के तहत प्रदान करता है किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद अपने ही विरुद्ध गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। 20 का 3, अपने ही खिलाफ गवाह नहीं बन सकते हैं। ठीक है। 21 पता है, 22 आपको पता है डिटेंशन के लिए है। ठीक है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है? आर्टिकल 358। मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे जब क्या? आपातकाल लगेगा तो। नॉन वॉयलेबल सभी को ये फंडामेंटल राइट्स कहाँ पर शो किया गया है? 359 में शो किया गया है। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में भारत से हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन
Was the right to property is a fundamental which amendment right to property is fundamental from the constitution of अच्छा ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत 42वें से बहुत सी चीजें जोड़ी गई थी. The doctrine of basic structure was recognized by Supreme Court of the first time in the case of केशवानंद भारती केस. मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होगा, बाकी संशोधन कर सकते हैं प्रस्तावना में, और वो संविधान का एक अंग है. ये किसमें कहा? केशवानंद 1973 में. ये क्या है? कारखाना अधिनियम 1943 के प्रावधान है कि कोई नियोजित करने वाले कारखाने में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए शिशु गृह स्थापित करना चाहिए और उन्हें बनाए रखा जाना चाहिए. द फैक्ट्री एक्ट टू प्रोवाइड द मोर देन 30 फीमेल 30 से अधिक महिला श्रमिकों. क्वेश्चन क्या है? द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 प्रोवाइड्स द फैक्ट्रीज एम्प्लॉयज more than 35 female workers shall establish and maintain a creches for the use of children below the age of 6 years. न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी सेवानिवृत्ति बनाम भारत संघ का मामला किससे संबंधित है? राइट टू प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल से संबंधित है. अधिकार पक्ष फुटपाथ पर रहने वालों का आश्रय, ये भी है अधिकार है. राइट तो ये सबका अधिकार है. पर जो वोटिंग राइट पहले बताइए 21 थी, अब 18 हो गई. कौन से संविधान? 89वें संविधान सभा. ठीक है. अधिकार परीक्षा याचिका का क्या अर्थ है? जो किसी सरकारी कार्यालय में किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए अदालत जारी करता है. बाई वॉट अथॉरिटी? किस अधिकार पर? ये देखिए रिट है. रिट 5 तरीके की होती है. रिट 5 होती है. कौन कौन से? देखिए एक तो यही हो गया किस आधार से. पहला होता है कि हार्बियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, सर्टियरी क्यू वारंटो, मैं बोल दे रहा हूँ लेकिन क्यू वारंटो 3 हो गए. सर्टियरी क्यू वारंटो, हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन प्रोहिबिट और सर्टिफाइड. तो ये 4 होते हैं. देखिए सर्टिफाइड प्रमाणित किया जाए, प्रोहिबिटेड निषिद्ध करना बाई अथॉरिटी किस अधिकार से. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक संविधान पीठ ने अप्रैल 2020 में कहा कि एक बार अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण प्रदान कर दिया गया हो तो अनुच्छेद 16(a) के तहत ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता. ये था चेब्रोलू लीला प्रसाद राव बनाम आंध्र प्रदेश राव. विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वाज इन द कंटेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा मामला शिक्षा के मूल अधिकार के संबंध में था? तो ये था मोहिनी जैन बनाम उन्नी कृष्णन. मोहिनी जैन बनाम उन्नी कृष्णन. मिनर्वा मिल्स बताइए किसमें था? ये भी प्रस्तावना के लेके था. संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में संवैधानिकता को के मामले में बरकरार रखा गया था. श्री शंकरी प्रसाद देव बनाम, ये पहला ही संशोधन में, श्री शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ. निम्नलिखित में से किसे यह घोषित करने का अधिकार है कि किसी नागरिक को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का कोई अधिकार नहीं है? अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर. 21 क्या है? राइट टू लाइफ. ये दोनों जीने का अधिकार देते हैं. मौलिक अधिकार प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का कोई अधिकार नहीं. किसे यह घोषित करने का अधिकार है? तो ये कौन है? भारत का राष्ट्रपति, क्योंकि इमरजेंसी इसी के कहने पर लगती है. प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? ये वास्तविक हेड होता है देश का. सिग्नेचर के लिए कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है. चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है. ठीक है. गवर्नर कौन होता है? राज्य का बड़ा अधिकारी होता है. जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य में गवर्नर होता है और ये राष्ट्रपति के निहित काम करता है. निम्नलिखित में से किस मामले में माना गया था कि विधायी कार्यवाही पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की एक अभिन्न और आवश्यक विशेषता, इसकी मूल संरचना का हिस्सा है? चंद्र कुमार केस. चंद्र कुमार केस इंपॉर्टेंट केस है. चंद्र कुमार केस. बेसिक लॉ, बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रूलिंग. जुडिशियल रिव्यू कौन करता है? कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट. निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए याचिकाएं रिट जारी करता है? बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत. इनका आर्टिकल क्या है? हाई कोर्ट 124, सुप्रीम कोर्ट 224, हाई कोर्ट 214.
सर्वोच्च न्यायालय ने के मामले में कहा कि अदालत का प्रयास न्यायिक निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों के दायरे और पहुंच के अर्थ और महत्व को कम करने का नहीं बल्कि उसको बढ़ावा देने का होना चाहिए। इन्हें मामले में कहा कि अदालत का प्रयास न्यायिक निर्माण प्रक्रिया के माध्यम मौलिक अधिकारों के दायरे और पहुंच का अर्थ महत्व को कम करने का नहीं बढ़ावा देने की। मेनका गांधी बनाम भारत पासपोर्ट के लिए 1978 में। तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकारों की अवधारणा को द्वारा प्रस्तुत किया गया था कैरिल वाशाक के द्वारा। किसके? कैरिल वाशाक को द्वारा। ये तो मुझे भी नहीं पता था। कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरिल वाशाक। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन 2002। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15A राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद से रोकता है। इन आधारों में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं? कास्ट, कलर, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज नहीं है। भाषा किस भाग में है? 17 में है। इन भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। और राष्ट्रभाषा कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से दो कौन सा मूल अधिकार नहीं है? राइट टू एजुकेशन। भारतीय संविधान के निम्न में दो कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये RTI 2005। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? मौलिक लेकिन अनन्य नहीं। What is the jurisdiction of Supreme Court in the respect of enforcement of fundamental rights? मौलिक है। मौलिक कर्तव्य की इनकी रक्षा की जाए मगर अनन्य नहीं, एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी जनहित याचिका जीवन के अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, जिसे फुटपाथ पर रहने का मामला भी कहा जाता है, संदर्भित करता है? ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर। बॉम्बे में कई दुकानें होती है ना, मतलब वो लिस्ट से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि बॉम्बे में जगह नहीं है, तो इस वजह से राइट टू लाइवलीहुड, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर। निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके अंतर्गत संविधान में दिखाई देते हैं। देखिए, राइट टू इक्वलिटी पहले है 14 से 18, फिर 19 से 22 राइट टू फ्रीडम है, फिर 23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कल्चर एजुकेशन राइट, 29-30 बाद में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला 3 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी हो जाएगा, फिर फ्रीडम हो जाएगा 2, फिर राइट टू एक्सप्लॉइटेशन 3, फिर चौथा ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मानवाधिकारों के। अब यहाँ पर कुछ लोग मसौदा कर भीमराव अम्बेडकर को ढूंढेंगे तो वो संविधान सभा के थे। यहाँ पर मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी? 1948 में हुई थी। तो यहाँ पर कौन थे? एलेनोर रूजवेल्ट। एलेनोर रूजवेल्ट। ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द राइट्स अंडर आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। कौन से? राइट टू फ्रीडम 19। ठीक है। Which of the following is are correct about the judgment passed in इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन इंडिया के भारत संघ मामले में इंदिरा साहनी बनाम फैसले के बारे में सही है? कौन सा सही है? आरक्षण किसी भी तरह मापदंड 50 से अधिक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। आरक्षण नीतियों के दौरान नवीनतम वर्ग को अनिवार्य रूप से बाहर रखा जाना चाहिए। नवीनतम मतलब अंडर फील्ड क्लास मस्ट बी इनिशियली एक्सक्लूडेड ड्यूरिंग द रेस वाली गलत बात। पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए, गलत बात। तो यहाँ पर सिर्फ ओनली 1 होगा। 101 देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में अदालत ने कितने बहुमत से फैसला दिया था कि जबकि संसद के पास व्यापक अधिकार है लेकिन उसे संविधान के मूलभूत तत्वों 7-6 से 13 जज इसमें बैठे थे, जो कि आज तक की सबसे बड़ी पीठ है, और जिसमें से फैसला कितने से आया था? 7 और 6 से आया था। तो ये रहे 101 क्वेश्चन। आई होप कि आपका रिवीजन अच्छा हुआ होगा। धन्यवाद।